हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने लास्ट वीडियोस में हमारा चैप्टर का पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट कंप्लीट कर लिया और हमने मेल एंड फीमेल गैमीट्स बना लिए हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, एम्ब्रियो सैक बनाया था ना, तो उससे हमने क्या किया था, एक जायगोट बनाया था और दूसरा हमने पीईएन बनाया था, यानी कि कौन सा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाई थी। तो जो जायगोट है वो आगे फर्टिलाइजेशन करके क्या आगे एम्ब्रियो बनाएगा, और पीईएन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो हम वही अब यहाँ से रीड करते हैं हमारी एनसीईआरटी से। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज द मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। तो इसमें क्या हुआ, जो पोलन ट्यूब है उसके थ्रू क्या होगा, दो जो मेल गैमीट थे ना वो एंटर हो जाते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड के, जिससे एक तो क्या बोले एक क्या करेगा, एग सेल से फ्यूज़ करेगा और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके आगे जायगोट और पीईएन बनाएंगे। तो अब रीड कर लेते हैं। One of the male gamete moves towards the egg cell and fuse with its nucleus, thus completing the syngamy। जो एग सेल है उससे एक मेल गैमीट फ्यूज़ होके फ्यूज़ हो जाएगा, तो उसको हम सिनगैमी बोलेंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल। इससे एक डिप्लॉयड सेल बन जाएगी, क्योंकि जो मेल गैमेट था वो भी हैप्लॉयड होता है, जो एग सेल थी वो भी हैप्लॉयड होती है, क्योंकि वो एक मियोसिस प्रोसेस से बने हैं। तो वो दोनों एन होते हैं जो मिल के क्या बोलते हैं डिप्लॉयड बन जाते हैं, 2n बन जाएंगे, ठीक है, जो कि जायगोट कहलाएगा। The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the center cell and fuse them to produce a triploid primary endosperm nucleus। और जो दूसरा मेल गैमीट है हैप्लॉइड, वो क्या करेगा, जो दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वो 2n होते हैं, अगर उनसे वो फ्यूज़ हो जाता है तो उससे 3n बन जाएगा, यानी कि जो पीईएन है वो क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। As this involved the fusion of 3 haploid nuclei is termed triple fusion। तो since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, and the phenomena is termed double fertilization, an event unique to flowering plants। ये जो है वो flowering plants में unique का मतलब करेक्टर होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। The central cell after triple fusion become the primary endosperm cell and the development into the endosperm, while the zygote develop into an embryo। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन से जो पीईएन है वो पीईसी बना लेगा, और जो जायगोट मतलब जो जायगोट है वो एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। उसमें हमने लास्ट में जो एम्ब्रियो के जो शेप थे वो भी पढ़े थे, जब से पहला जो होता है वो ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो होता है, सेकंड जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होता है, और थर्ड है मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, जिसमें 2 कोटिलेडन्स दिखते हैं मैच्योर एम्ब्रियो में। इसमें ये दिखाया था जैसे पहले ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी, जो एम्ब्रियो सैक है वो आगे जायगोट बना लेगा और फिर एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रीड कर लेते हैं हम। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड द ओवरी इनटू फ्रूट। जो ओव्यूल है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, मैच्योर होकर सीड बना लेगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड कलेक्टिवली इज टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा और ओवरी फ्रूट बनाएगी। नाउ हम एंडोस्पर्म कर लेते हैं। एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो एंडोस्पर्म है ना वही हमारी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसको आगे प्रोसीड करेगा, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, क्योंकि अगर पहले एंडोस्पर्म बनेगा तभी जो जायगोट है ना उसको एनर्जी मिल पाएगी, उसको नरिशमेंट मिल पाएगा, और तभी वो आगे एम्ब्रियो बना पाएगा। इसलिए पहले एंडोस्पर्म का बनना ज़रूरी है, जिससे कि वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते, प्रोसीड कर सकते उसको, ठीक है। The primary endosperm cell divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue।
The cell of this tissue are filled with the reserve food material and are used for the nourishing of the developing embryo. ठीक है. In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. जो PEN है उसमें अगर सक्सेसफुल न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी, तो उससे हमको क्या मिलेगा? फ्री न्यूक्लियाई मिलेगा. इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेनली जो कोकोनट होता है ना, उसका जो अपन पानी पीते हैं ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. लेकिन जैसे ही वो जम के वो मलाई जैसे बन जाएगा ना, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा. ठीक है, अब आगे पढ़ ले रहे हैं. Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm become cellular. अगर उनके ऊपर जैसे सेल वॉल बन जाएगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इट्स नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जैसा कि मैंने बताया, जो कोकोनट वाटर होता है उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है. वो बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है? एनर्जेटिक और न्यूट्रिशियस होता है. ठीक है, हमारी बॉडी के लिए. एंड मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म. जो वाइट जो मलाई हम बोलते हैं, वो क्या होती है? सेलुलर एंडोस्पर्म होती है. अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो अपना एंडोस्पर्म है उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ जो है वो बचा लेते हैं. तो इसी के आधार पे जो हम उनको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस. ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लें एक बार. एंडोस्पर्म में एदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसमें क्या हो, जैसे कि एंडोस्पर्म है उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेंगे. तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं प्लांट्स से कौन कौन से हैं? एक तो पी है, ग्राउंड नट है, बीन्स हैं. ठीक है. बिफोर सीड मैचुरेशन, ये क्या करते हैं? सीड के मैच्योर होने से पहले ही अपना जो पूरा एंडोस्पर्म है उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेंगे, पूरा खा जाएंगे, उसमें से कुछ भी मतलब बचाएंगे नहीं. ठीक है. और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, और वो मैच्योर सीड बना लेंगी. कुछ जो हैं क्या करेंगे कि अपना एंडोस्पर्म वो बचा के रखेंगे, क्योंकि उनको मैच्योर सीड जर्मिनेशन के लिए काम आएगा आगे. तो इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, जैसे कि कैस्टर है, कोकोनट है. ठीक है. इनमें क्या होगा? जो परसिस्टेंट एंडोस्पर्म होता है, जैसे वीट, राइस, मेज़, ये हो गए, इनकी एंडोस्पर्म बचा होता है, ये पूरा कंज्यूम नहीं करते हैं. इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट. जो किस में पाया जा रहा है? वीट में, राइस में, मेज़ में, एक्सेट्रा. अब हम पढ़ लेते हैं हमारे एम्ब्रियो के बारे में. ठीक है. एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड. जो एम्ब्रियो है ना, वो माइक्रोपाइल जो एंड होता है ना एम्ब्रियो सक का, उधर मतलब ओव्यूल का, सॉरी, ओव्यूल के जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, ना कि चलाजा एंड पर. ठीक है. चलाजा जो है वो बेस होता है ओव्यूल का. मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. जो जायगोट है वो डिवाइड करने लग जाते हैं जब एंडोस्पर्म जो है अपने नॉर्मल अमाउंट में बन जाता है, तो जायगोट अपना डिवीजन करने लगता है, क्योंकि उसको नरिशमेंट और एनर्जी मिल जाती है. दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड ऐसे और न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिल सके डेवलप होने के लिए. ठीक है. थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली. द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. द जायगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो. जो कि हमने पढ़ा था, एम्ब्रियो जो है कितनी शेप्स में, जैसे मोनोकोटिलेडन्स हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, और डाइकोटिलेडन में मतलब लगभग सेम ही होता है, क्योंकि जो शेप है उनकी, मैच्योर एम्ब्रियो जो है सबसे हमें चाहिए होता है मैच्योर एम्ब्रियो. तो ये मेनली 3 टाइप्स के हो गया. एक तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, दूसरा हार्ट शेप्ड हो गया है, तीसरा मैच्योर एम्ब्रियो है. ठीक है. उसके बाद है अ टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स. जो डाइकोटिलेडन्स का जो एम्ब्रियो होता है उनमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, लेकिन मोनोकोट में सिर्फ एक ही कोटिलेडन्स होता है. ठीक है. जैसे ये डाइकोट का डायग्राम दे रखा है, डाइकोट एम्ब्रियो, इसमें क्या होगा, जो एक्सिस मैंने बनाई है, ये जो एक्सिस है, इससे क्या होगा, ये पूरा मैचुरेशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी,
और यहाँ पे होती है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिससे क्या है ये ऊपर का जो पार्ट वो होगा वो प्लमूल बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ठीक है, इसमें हाइपोकोटाइल में क्या करेंगे, ये रूट का पार्ट बनाएगा, नीचे रूट कैप बनाता है और रेडिकल बनाता है, लेकिन ये रूट बनाया नहीं है अभी, सिर्फ इसके रूट कैप और रेडिकल बनाएगा। बाकी जो ऊपर का पार्ट है ये शूट के लिए होगा, तो ये प्लम्यूल बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे होती है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर शूट बनेगा, नीचे रूट बनेगा। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle, which terminate with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle, that terminates its lower end in the radicle and root tip. The root tip is covered with a root cap. ये जो हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन्स में क्या होगा, ओनली वन कोटिलेडन्स होते हैं, जैसे ग्रास फैमिली है। ठीक है, कोटिलेडन इज कॉल्ड एक्यूटिलम। जो ग्रास फैमिली जिसमें एक ही कोटिलेडन्स होता है उसको हम स्कूटिलम बोलते हैं। दैट इज अ सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, यानी कि लेटरल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे कि ये स्कैटुलम है, ये क्या करेगा, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके एक ही साइड में, लेटरल साइड में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, that is situated towards one side lateral of the embryonal axis at its lower end. The embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorrhiza. ठीक है, जो सूट अपेक्स का पार्ट है इधर है, इसको हम कोलियोप्टाइल बोलेंगे। पी यानी जो आ रहा है वो एपेक्स समझ लो। ठीक है, और नीचे जो रेडिकल है वो कोलेराइजा होता है, क्योंकि रूट आर फॉर रूट एंड आर फॉर ये कोलियोराइजा। ठीक है, तो ये रूट का पार्ट होगा, इधर शूट का पार्ट होगा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कोटिलम इज epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordial enclosed in a hollow folio structure, the coleoptile. हम हमारा नेक्स्ट सीड कर लेते हैं, सीड के बारे में पढ़ते हैं। अब जो सीड होता है ना, वो क्या बनाता है, सीड हमारा जो ओव्यूल है उससे सीड बनता है, जो हमने देखा था, क्योंकि ओवरी से फ्रूट बनेगा और जो ओव्यूल है उससे हमारा सीड बनेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टाइल ओव्यूल। ठीक है, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट एंड सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो सीड किस किस से मिलके बना होता है, सीड कोट से, कोटिलेडन से और एम्ब्रियोनल एक्सिस से। द कोटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। ये थिक एंड सोलन पार्ट होता है क्योंकि इसमें जो फूड है ना वो रिजर्व होता है, जैसे लेग्यूम्स में देखा जाता है। लेग्यूम जैसे बीन्स हो गई, जो दालें हो जाती हैं। ठीक है, मैच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एग्ज एल्ब्यूमिनस। मैच्योर जो सीड है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव अ नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। जैसा हमने देखा था जो एंडोस्पर्म है उसमें नॉन एल्ब्यूमिनस जो सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बचता नहीं है, वो पूरा कंज्यूम कर लेते हैं एंड इज कंप्लीट कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है उसी समय पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, आगे के लिए नहीं बचा के रखते हैं। जैसे वहाँ पी है, ग्राउंड नट है। और जो एल्ब्यूमिनस सीड है वो अपना जो कुछ पार्ट है एंडोस्पर्म का उसको कंप्लीटली यूज़ नहीं करते हैं और उनको बचा के रखते हैं आगे के लिए। तो जो albuminous seed retain a part of endosperm at it is not completely used up during embryo development. इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे wheat, maize, barley, castor. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants nucellus are also persist. कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूसिलस को भी कंज्यूम नहीं कर पाते, वो पूरे न्यूसिलस को भी थोड़ा सा बचा लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो दिस रेजिडुअल पेरिस्टेंट nucellus is the perisperm. Integuments of ovule harden as a touch protective seed coat. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. जो इंटीगुमेंट होती हैं वो हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के ऊपर जो इंटीगुमेंट पाई जाती हैं वो बहुत टफ होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन उनमें एक जम पोर यानी कि एक जो स्मॉल पोर्सन है वहाँ पे पाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जम पोर। वहाँ से ही हमारी जर्मिनेशन के लिए वहाँ से क्या हो, जो पोलन ट्यूब है वो निकलती है, हमने देखा था। ठीक है,
तो जब द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. एज द सीड मैच्योर, इट वाटर कंटेंट इट रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई. 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास. द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन. जो सीड कोट है वहाँ पे जो एक माइक्रोपाइल जो माइक्रोपाइल एंड होता है ना, वहाँ पे एक स्मॉल पोर पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री के लिए होता है. वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो सीड को मिलती रहती है, ठीक है, और वाटर भी. जब ये मैच्योर होता है तो क्या होता है, इसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और सीड क्या होती है, ड्राई हो जाती है. तो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इससे क्या हो जाएगी, एम्ब्रियो की स्लो हो जाएगी, ठीक है. द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट इनएक्टिवली कॉल्ड डॉर्मेंसी. तो इसी स्टेज को हम डॉर्मेंसी बोलते हैं, जब वाटर वगैरह रिलीज़ हो जाता है उसमें और जो सीड है वो ड्राई हो जाएगी. तो जो सीड है वो कहाँ पे हो जाएगा, जो एम्ब्रियो है ना वो डॉर्मेंट हो जाएगा. और जो फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो फिर से क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन दिखाएगा, ठीक है. जैसे और ए फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जो एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी और सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, देन दे जर्मिनेट. एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट. That is the transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of a ovary develop into the wall of fruit called pericarp. And जो wall है ovary की वो क्या करेगी, pericarp में डेवलप हो जाएगी. जैसे कि जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल बन जाएगी जिसको हम पेरिकार्प बोलेंगे. ये देखी जाएगी किसमें, फ्लैशी फ्रूट्स में, जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, इनमें डेवलप्ड पेरिकार्प पाई जाएगी. और मे बी ड्राई एज इन अ ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड. और ये ड्राई भी हो सकती है जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड में होती है. Many fruits have a evolved mechanism for dispersal of seed. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you've studied in the earlier class. In most plant, by the time the fruit develop from ovary, and the floral parts degenerate and fall off. जैसे ओवरी से जब फ्रूट बन जाएगा तो जो ज़्यादातर फ्लोरल पार्ट्स है ना वो डीजनरेट हो जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है. जैसे पत्तियाँ वगैरह हो गई, ये सारी डीजनरेट हो जाएंगी. हाउएवर इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज अ स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल, etc. The thalamus also contribute to fruit formation such as fruit called false fruit. तो हमने देखा यहाँ पे false fruit क्या होते हैं, जिनमें ओवरी के अलावा जो कोई और पार्ट है वहाँ से हमारा फ्रूट बन रहा है तो हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. जैसे कि ये हमको देखा जाता है हमारे एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, और जो काजू होते हैं उनमें. इनमें क्या होता है, थैलेमस जो पार्ट होता है ना वो फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. मोस्ट फ्रूट्स आर डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट. जो सिर्फ ओवरी से फ्रूट्स बनेगा तो हम उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे. ऑल्सो इन मैनी ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, लेकिन कुछ जो फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं. सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. जो फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बिना फर्टिलाइजेशन के वो फ्रूट बन जाएंगे, उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे. जैसे बनाना. इन सच एन एग्जाम्पल, पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट आर सीडलेस. तो इनमें क्योंकि जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल से जो हमने देखा तो जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ से जो जायगोट बनता है, तो जायगोट क्या करता है, आगे चल के वो मियोसिस नहीं करेगा, और मियोसिस नहीं करता है, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाने लगता है. तो उसी को हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है और जो फ्रूट है उसमें सीड नहीं बनता है. मतलब सिर्फ इसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ से ही एम्ब्रियो बन जाता है, और इसी को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. जैसे हमने देखा बनाना होता है, उसमें कोई सीड नहीं होता है. Seeds offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable.
जैसे हमने अभी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देखी थी उनमें वाटर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें वाटर के लिए वो डिपेंड नहीं होती हैं, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है ये वाटर पे डिपेंडेंट होता है। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अनदर एरियाज। As they have a sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed could provide protection to the young embryo. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. तो इसमें यही है कि जब तक जो सीड है वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक ही वो क्या करता है, उसके अंदर फूड रिजर्व होता है और अपना जो सीडलिंग है उसको मैच्योरेशन के लिए मतलब अपने आप को काबिल बनाता है। और जो उसका हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिकल चेंजेस लाते हैं और अपने आप में वेरिएशंस शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें दे रखा है कुछ जो सीड है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी में भी रख सकते हैं इनको, क्योंकि ये कमर्शियल यूज़ में भी काम आता है। तो ये जो सीड है उसकी एक वाइबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है, जो वाइबिलिटी क्या होता है, एक पीरियड होता है जो कि सीड को जर्मिनेशन पीरियड तक क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। सीड की वाइबिलिटी होती है, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं आगे के मतलब एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। इसमें हमको देखने को मिला था जो आर्कटिक टुंड्रा में एक स्पीसीज़ है जिसको हम ल्यूपिनस बोलते हैं। ये क्या है, हमने 10,000 ईयर्स के बाद भी ये डोरमेंट स्टेज में पड़ा था। जब हमने इसको उगा के देखा था तो इसमें सीड जर्मिनेशन शो हुआ था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सीड की जो वेबिलिटी है ना वो बहुत 1000 ऑफ ईयर्स तक भी हो सकती है। और जैसे हमने एक डेट सी जो होता है वहाँ से एक डेट पाम का जो फोनिक स्पीसीज़ है उसको ग्रो करके देखा था। वो 2000 साल से पड़ी हुई थी डोरमेंसी में, लेकिन जब हमने उसको उगाया तो वो भी जर्मिनेशन शो कर रही थी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सीड है उनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो 10,000 ईयर्स तक भी होती है। तो यहाँ से रीड करते हैं, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स्ड। द पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड lose viability within a few months. Seed of a large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. The oldest is that of a lupin. Lupin जो है Arcticus exudated from Arctic tundra. The seed germinated and flowers after an estimate record of 10,000 years of dormancy. A recent record is the 2,000-year-old viable seed is of the date palm, Phoenix, discovered during the archaeological excavation of a King Herod place near the Dead Sea. एक स्पीसीज़ है ऑक्सैलिस जो कि क्या करती है, अपनी जो विएबिलिटी है उसको लूज़ कर देती है विद इन मंथ्स। ठीक है, तो कुछ हैं जो कि विद इन मंथ्स भी अपनी विएबिलिटी को लूज़ करती हैं, कुछ हैं जो 10,000 2,000 ईयर्स तक भी विएबल रहती हैं। तो इससे हमें पता लग जाए जो सीड की विएबिलिटी है वो बहुत सालों तक भी हो सकती है। ठीक है, नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, जैसे सीड जो फ्रूट होता है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनाएगा तो हम उसको पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं, लेकिन जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा तो हम उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे। और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, जिसमें कि एक से ज़्यादा सीड होते हैं जिस एम्ब्रियो में, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। जैसे मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड दैट इज़ कॉल्ड पोलो एम्ब्रियोनी। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सीड्स हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि सीड्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे ओव्यूल से। A few flowering plants such as some species of Arteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। व्हाट इज़ द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन को जो फ्रूट बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे थे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोल रहे थे। ठीक है,
दस एपोमिक्सिस फॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट माइमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो एपोमिक्सिस वो क्या होता है, एक सेक्शुअल जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वो होता है, लेकिन ये एक मिमिक्री होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड्स। इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। में क्या जो रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस हो जाएगी तब ये जो एपोमिक्सिस है वो शो करेगा, ठीक है। इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इन द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन में भी, जो कि हमको देखने के मिलेगा सिट्रस में और मैंगो में, ठीक है। Variety some of nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryos। जो बहुत सारी न्यूक्लियर सेल होती थी, जो हमने देखा था कि इसमें मेगास्पोरोफिल में देखी थी, जो ओव्यूल के बाहर जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं उनमें से जो एक सेल्स होती वो हमारी जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सारी न्यूक्लियर सेल होती हैं वो लड़ाई करती कि नहीं मैं ही जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाऊंगी, मैं ही बनाऊंगी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल बनाऊंगी। तो ऐसे जो बहुत सारी सेल्स मिलके अगर न्यूक्लियस की बनाती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो। इससे क्या होता है, जो ओव्यूल होता है उसमें बहुत सारी एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी न्यूक्लियर सेल थी वो मेगास्पोरेन जो मदर सेल्स का काम करेंगी, जिससे कि बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज रेफर टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसी को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे, क्योंकि एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, जो कि एसेक्सुअली होता है। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मिमिक होता है। तो जैसे इसके एग्जांपल हो जाते हैं एपोमिक्सिस के एस्ट्रेसी, यानी कि सनफ्लावर की जो फैमिली होती है एस्ट्रेसी वो, और एक पोएसी होती है, ठीक है, जिनमें ग्रास फैमिली होती है पोएसी। तो इनमें जो है माइमिक देखी जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। और हमने अभी पढ़ा था पॉलीएम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या देखा था कि जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं जिस सीड में, उसी को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो पॉलीएम्ब्रियोनी हमने क्या देखा था, जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं न्यूक्लियस से, तो बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था अभी सिट्रस एंड मैंगो का। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ। Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids are tremendously increased productivity. जब हम हाइब्रिड वैरायटीज़ का यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स जो हमारे कल्टीवेशन है, जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि वैरायटीज़ बढ़ेंगी, वेरिएशंस आएंगी, जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, इसीलिए तो ये हाइब्रिड वैरायटीज़ का यूज़ जो हमारी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में बहुत यूज़फुल होता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट हाइब्रिड सीड हैव बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। जो एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड्स की, क्यों ये हर साल बनाने पड़ते हैं हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी एंड सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली। जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन है वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है। एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए इनको ख़रीदना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो फार्मर होता है वो ऑफ कोर्स जो मिडिल क्लास ही होते हैं, वो तो इतना उनके लिए एक्सपेंसिव होता है तो वो नहीं खरीद पाते हैं। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स देयर इज़ अ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crops year and after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixes in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic gene into hybrid varieties. जो एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए जो बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं दुनिया भर में, तो इसीलिए आगे जो हाइब्रिड सीड हैं वो इजीली उपलब्ध हो पाएँ और ज़्यादा कॉस्टली ना हो, इसलिए ये काम चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा ये जो कंप्लीट है चैप्टर वो हो जाता है।
जिसको हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।